नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के कदमा क्षेत्र स्थित स्वामी सहजानंद सरस्वती भवन परिसर में उस वक्त हंगामा मच गया जब जिस्को के द्वारा भवन को आवंटित जमीन को सड़क बनाने के नाम पर कब्जा किया जाने लगा। समाज के लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया, साथ ही उक्त स्थान से कार्य को बंद करवाया। इस मामले में समाज के अग्रणी सह समाज सेवी विकास सिंह ने कदमा थाने में जिस्को के अधिकारियों के खिलाफ लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई है। बता दें, उक्त जमीन को स्वामी सहजानंद सरस्वती भवन के लिए आवंटित की गई है और भूमिहार समाज के कई धार्मिक अनुष्ठान भी उक्त परिसर में ही संपन्न होते हैं और ठीक इसके बगल में टाटा कंपनी के फ्लैट है। शिकायतकर्ता विकास सिंह ने कहा कि कंपनी के अधिकारी भवन के बाहर जो सड़क है उसे फ्लैट परिसर के भीतर लेना चाहती है और भवन के परिसर की जमीन पर सड़क बनाना चाहती है, जिसका विरोध सभी कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि कंपनी के कई लोगों ने भवन परिसर में लोगों के साथ हाथापाई की, जिसके खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई है। साथ ही उन पर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। हमारे स्वामी सहजानंद सरस्वती संस्थान कदमा और स्वर्ण बनिक समाज के जो जमीन अलॉटेड ज़मीनें हैं, उसके बाहर जो सड़क है, जो कॉमन सड़क है, जो लगभग 100 सालों से चली आ रही है, उसको टाटा स्टील अपने कॉलोनी के अंदर अतिक्रमण करना चाह रहा है। और उसको अतिक्रमण करना तो ठीक है, अपने जगह वो उसको अतिक्रमण तो कर रहा है। ये हम लोगों के जो स्वामी सहजानंद सरस्वती समाज को आवंटित ज़मीन है और जो स्वर्ण बनिक समाज को आवंटित ज़मीन है, उस ज़मीन में वो सड़क का निर्माण करना चाह रहा है। मतलब समाज के ज़मीन का अतिक्रमण वो सड़क बना कर करना चाह रहा है और बाहरी जो सड़क है, जो कॉमन सड़क है, उसको वो अपने बाउंड्री के अंदर वो कब्जा करना चाह रहा है। तो इस तरह का कृत्य बड़ा ही दुखद है और इनके जो अपने जो इनका जो पुराना जो कृत्य है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। टाटा स्टील अच्छे कार्यों के लिए जानी जाती है और मैं इस बात की बहुत तीव्र भर्त्सना करता हूं कि इनके बाउंसरों ने जा करके वहां पर जबरदस्ती करने का कोशिश किया। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में विगत 15 जुलाई को हुए फायरिंग मामले का उद्भेदन पुलिस ने कर लिया है। इस मामले में कुल 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बाबत जानकारी देते हुए सिटी डीएसपी अनिमेश गुप्ता ने कहा कि बीती रात पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि सोनारी थाना क्षेत्र के 2 मुहानी में कुछ अपराधी एकत्र हैं जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में हैं। सूचना के सत्यापन हेतु पुलिस की विशेष टीम ने छापेमारी की, जहां 5 अपराधी पुलिस के गिरफ्त में आ गए। वहीं 5 से 6 अपराधी वहां मौजूद स्कॉर्पियो गाड़ी से फरार हो गए, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। इन अपराधियों के पास से पुलिस ने एक देशी कट्टा, 2 तलवार, 1 जिंदा कारतूस बरामद कर लिया है। गिरफ्त में आए अपराधियों में सुमित गोराई, सोनू सिंह, संतोष स्वामी, रुपेश महतो व आकाश टिप शामिल है। पुलिस के मुताबिक सुमित गोराई ने ही 15 जुलाई को सुमित यादव पर फायरिंग की थी। साथ ही कहा कि बाकियों की भी उक्त मामले में संलिप्तता की जांच पुलिस कर रही है। यहाँ सोनारी कुटाडी में एक फायरिंग की घटना घटी थी। उसी घटना का अनुसंधान चल रहा था और अनुसंधान के क्रम में थाना प्रभारी सोनारी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें सब इंस्पेक्टर सब लोग थे। यहाँ पे अनुसंधान के क्रम में छापामारी के दौरान कल एक गुप्त सूचना मिला कि 2 मुहानी के पास में कुछ अपराध कर्मी जो हैं वो एकत्र हुए हैं हरबे हथियार के साथ में, एक स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ में है और वो लोग इस क्षेत्र में कोई बड़ा घटना को अंजाम देने वाले हैं और कोई लूटपाट की घटना को भी अंजाम दे सकते हैं। इस सूचना पर जो छापामारी दल की वहाँ 2 मुहानी पहुँची, जहाँ पर सूचना था वहाँ जैसे रेड छापामारी किया गया, वहाँ कुछ लड़के बाहर बैठे हुए थे, कुछ गाड़ी पर ही थे। तो उसमें 5 लड़कों को, अपराध कर्मियों को पकड़ा गया, जिसके पास से 1 पिस्तौल, 2 तलवार और मोबाइल और जिंदा कारतूस इत्यादि बरामद की गई। और उसमें से स्कॉर्पियो के साथ में 4-5-6 अज्ञात लोग जो है वो वहाँ से भागने में कामयाब हुए। उसमें उसी क्रम में पूछताछ में पता चला कि जो 5 जो पकड़े गए तो उसमें एक लड़का सुमित गोराई जो है वही उस दिन फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। और ये लोग सभी व्यक्ति उस दिन भी एकत्र हुए थे कोई बड़ा घटना को अंजाम देने के लिए और आपसी कुछ
बात हुआ था, जिस कारण से कल्लू जो है सुमित यादव और कल्लू उस पर फायरिंग की घटना को वो उसी हथियार के साथ में लाकर के अंजाम दिया था। टाटानगर, आरपीएफ पोस्ट और जीआरपी ने मिलकर अंतर्राज्यीय गिरोह के नूर मोहम्मद अंसारी को उसके 2 सहयोगियों के साथ बोकारो से धर दबोचा। तीनों के पास से चोरी के 2 लैपटॉप, 5 मोबाइल फोन, नगद 1400 रुपए समेत 2 कंगन बरामद कर लिए गए। विगत 10 जुलाई को हावड़ा रांची हटिया ट्रेन M1 कोच में सफर कर रहे नीतीश कुमार के बैग की चोरी हुई थी। रांची जीआरपी में नीतीश कुमार ने अज्ञात द्वारा 2,25,000 मूल्य के सामानों की चोरी की शिकायत दर्ज करवाई थी। मामला टाटानगर रेलवे स्टेशन के होने की वजह से इस मामले को 16 जुलाई को टाटानगर जीआरपी में रेफर कर दिया गया। ठीक उसी दिन 16 जुलाई को टाटानगर रेलवे स्टेशन से पुनः एक मोबाइल की चोरी की घटना हुई। अनुसंधान के क्रम में पाया गया कि एक ही शख्स के द्वारा इस दोनों घटनाओं को अंजाम दिया गया है। आरपीएफ और जीआरपी ने संयुक्त रूप से सीसीटीवी ट्रैक सेल की मदद से उस शख्स की पहचान नीतीश कुमार के साथ एसी कोच में सफर कर रहे बोकारो निवासी नूर मोहम्मद अंसारी के रूप में की, जहां उसके लोकेशन के आधार पर संयुक्त रूप से आरपीएफ और जीआरपी ने उसे बोकारो से धर दबोचा। उसके पास से 16 जुलाई को चोरी की गई मोबाइल बरामद कर ली गई। साथ ही साथ 10 तारीख को भी चोरी वाले बैग को भी उसके पास से बरामद कर लिया गया। कड़ी पूछताछ में नूर मोहम्मद अंसारी ने चोरी की बात को स्वीकारी और उसकी निशानदेही पर दुकानदार अश्विनी दास और नूर मोहम्मद अंसारी के रिश्तेदार इरफान अंसारी को धर दबोचा गया, जिसके पास से 10 जुलाई को हुए चोरी के 2 लैपटॉप, 3 अन्य चोरी का मोबाइल, साथ ही 1400 नगद बरामद कर लिया गया। आरपीएफ ओसी संजय तिवारी ने बताया कि नूर मोहम्मद अंसारी ट्रेन में सफर करने के दौरान चकमा देकर यात्रियों के साथ इस तरह की घटना को अंजाम देता है। ये पूर्व में भी कई मामलों में जेल जा चुका है। 10 तारीख को हावड़ा हटिया रांची एक्सप्रेस में 2 बैग चोरी होने की घटना रांची जीआरपी में दर्ज हुई, जिसमें यात्री नीतीश कुमार ने अपने संपत्ति, जिसका मूल्य करीब 2,25,000 रुपये था, उसकी चोरी की बात कही। वो घटना जब हमें पता चली अपने आरपीएफ के सूत्रों के द्वारा, तो हम लोगों ने उस ट्रेन का सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किया और अपने स्तर से जितनी जानकारियाँ संबंधित चोरी के बारे में हो सकती थी हम इंतजाम कर रहे थे। इसी बीच में 16 तारीख को टाटानगर स्टेशन के पेड वेटिंग हॉल में, जहां प्राइवेट पैसे देकर लोग आराम करते हैं, वहां से एक मोबाइल चोरी की घटना मिली। और जब दोनों सीसीटीवी फुटेज हमारे पास पहले से 10 तारीख की चोरी की सीसीटीवी फुटेज थी और 16 तारीख की जब सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो एक ही व्यक्ति उसमें दिखाई दिया। अश्विनी कुमार दास के पास से एक लेनोवो का लैपटॉप और 3 मोबाइल रिकवर किया गया और एक एप्पल का भी लैपटॉप चोरी हुआ था नीतीश कुमार जी का। उसके बारे में पूछने पर उसने अपने भगने इरफान अंसारी है, जो कि वो भी रामगढ़िया का रहने वाला है, बनगढ़िया का, वो भी डिस्ट्रिक्ट बोकारो में आता है, उसके पास लीडिंग करके लेके गया और वहां से वो लैपटॉप रिकवरी हुआ। तीनों को अरेस्ट किया गया है और तीनों को अगेंस्ट में चोरी के प्रकरण में केस दर्ज किया गया है। 2 लैपटॉप और 1 मोबाइल है, वो तो हमारा 2 केस से संबंधित है। बाकी जो मोबाइल रिकवरी हुई है वो भी उसने अलग अलग जगहों से चोरी की है और वो इंटर स्टेट चोर आप कह सकते हैं, क्योंकि उसने हावड़ा में भी चोरी की है और हो सकता है कि वो धनबाद, रांची, आसनसोल चारों तरफ घूम के चोरी करता है। जमशेदपुर से सटे कवाली के ताजनगर में हिंदुस्तान में पहली बार मुस्लिम महिलाओं के लिए मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है। अब महिलाएं इस मस्जिद में अपनी नमाज अता कर पाएंगी। ताजनगर में डॉक्टर नूर जमा के द्वारा पिछले कई वर्षों से महिलाओं के लिए मदरसा संचालित किया जा रहा था। यहाँ 25 से अधिक महिलाएं दीनी एवं दुनियावी तालीम हासिल कर रही है। वहीं अब डॉक्टर नूर जमा के द्वारा एक नई पहल की गई है। यहाँ देश का पहला मस्जिद जेरे तामीर है। इस मस्जिद में महिलाएं अपने 5 वक्त की नमाज अता कर पाएंगी। मस्जिद की देखरेख एवं
इमामत भी महिलाओं के द्वारा ही की जाएगी। इस मस्जिद में पुरुषों के प्रवेश पर रोक रहेगी। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए डॉक्टर नूर जमां ने कहा कि मस्जिद की तामीर को लेकर मुझको कई लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, मगर फिर भी मैं अपने बुलंद हौसलों के साथ इस मस्जिद का काम इस साल के अंत तक मुकम्मल कर दूंगा। इस मस्जिद में महिलाओं को दीनी तालीम दी जाएगी, जहां अब महिलाएं मस्जिद में आकर अरकान को पूरा कर पाएंगी। वहीं इस मस्जिद की तामीर से क्षेत्र की महिलाओं में खुशी की लहर नजर आ रही है। मेरा नाम मोहम्मद नूरजमा खान हुआ। डॉक्टर नूरजमा खान के नाम से लोग मुझे जानते हैं, याद करते हैं। ऐसा हुआ कि बहुत ज़माने से ही मेरे दिमाग में बात खटकती थी कि औरतों को मस्जिदों में नहीं आने दिया जाता है नमाज के लिए, ऐसा क्यों है। तो हमने स्टडी करना शुरू किया तो हदीस की एक बहुत मशहूर किताब है अबू दाऊद शरीफ, और एक बहुत मशहूर किताब है मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल। उसमें हमने पढ़ा कि हमारे प्रोफेट हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीना शरीफ के एक कस्बे में एक मस्जिद थी जहाँ एक ख़ातून नमाज़ पढ़ाती थी, इमामत करती थी। वह अंसारिया ख़ातून थी, कुरान उनको बहुत अच्छा हिफ्ज़ था, याद था, और बहुत अच्छी क़िरात उनकी थी, अच्छी आवाज़ थी। उम्मे वर्क़ा उनका नाम था, हज़रत उम्मे वर्क़ा रज़ियल्लाहु अन्हा। वो नमाज़ पढ़ाती थी, रसूल करीम के ज़माने में भी नमाज़ पढ़ाती रही। जब प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया तो पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में भी उन्होंने नमाज़ पढ़ाया। जब वो इंतकाल कर गए, डेथ कर गए, तो उमर फ़ारूक के ज़माने में भी वो नमाज़ पढ़ाते रहे। फिर एक वक्त ऐसा कि हज़रत उमर फ़ारूक वो इंतकाल कर गई। जब वो ख़ातून उम्मे वर्क़ा रज़ियल्लाहु अन्हा इंतकाल कर गई, पर्दा कर गई, तो बाद में फिर उसमें मर्द इमाम रख दिया गया और वो सिलसिला ख़त्म हो गया। फिर एक वक्त आया कि हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में जब बहुत दूर दूर तक इस्लाम फैल गया, ईरान, इराक़, शाम, मिस्र, हलब, दूर दूर तक, तो लोग दारुल खिलाफा यानी राजधानी कैपिटल मदीना शरीफ था, तो लोग 50 आदमी आ रहे हैं, 500 आदमी आ रहे हैं, 5000 आदमी आ रहे हैं, चलो खलीफा से मिलने। तो मदीना मस्जिद में जगह तंग हो गई। वहीं लोग आते थे बाहर से, तो वहीं रात को सोते थे और खाने पीने का इंतज़ाम होता था। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने रोक दिया कि भैया तुम लोग अपने घर में नमाज़ पढ़ दिया करो, इससे यहाँ का बाहर से सब डेलीगेशन आ रहा है, वफ़द आ रहा है, अब यहाँ पर जगह कम हो गई है, आपस में फितना फसाद होगा। तो उन्होंने रोक दिया, मना कर दिया। वो सिलसिला आज तक चला आ रहा है। अब दिमाग में, हमारे मौलवियों के दिमाग में घुस गया है कि उमर फ़ारूक ने मना किया। अरे क्यों मना किया समझना चाहिए। अब को एडुकेशन का ज़माना है, आजकल लड़कियां इंजीनियरिंग कर रही हैं, मेडिकल कर रही हैं, को एडुकेशन में वो नर्सरी से लेकर के ग्रेजुएशन कर रही हैं, पीजी कर रही हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, कॉलेज में पढ़ रही हैं। तो अब माहौल बदल चुका है। अब लड़कियों को एजुकेशन कैसे होगा, वो नमाज कैसे पढ़ेंगी। वो एडुकेशन करने की इजाज़त है, सिनेमा देखने की इजाज़त है, बाज़ार में मार्केटिंग करने की इजाज़त है, लेकिन मस्जिद में पाक साफ़ हो करके, नहा धो करके, अच्छा कपड़ा पहन करके और पर्दे के साथ आकर के नमाज़ पढ़ना मना है। तो ये मेरे बात में जहन में आया कि नहीं, एक मस्जिद एक नमाज़गाह, इबादतगाह बननी चाहिए। इबादतगाह, मस्जिद के माने होते सजदागाह, अरबी में मस्जिद के माने होते सजदा करने की जगह, सजदागाह, सजदा करने की जगह। तो सजदा आदमी करेगा, जहाँ इबादत करेगा, वह नमाज भी एक इबादत है, कुरान पढ़ना भी इबादत है, रोज़ा रखना भी इबादत है, दीन कुरान हदीस की बात सुनना सीखना भी इबादत है। तो हमने एक इबादतगाह बनाने का फ़ैसला किया। मेरा नाम फरीदा बेगम है। फातिमा रज़ियल्लाहु तआला के नाम से ये नमाज़गाह बनाया जा रहा है। तो इसमें जो औरतें यहाँ पे नमाज, तालीम और इज्तिमा भी होगी, जो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है हम सब मुसलमानों के लिए। कव्वाली क्षेत्र खरसावां का क्षेत्र है और यहाँ मेरा नाम अनवरी बानो है और हम जिस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं वो औरतों के हुकूक पर बात करना चाहते हैं। अभी तालीम बहुत आगे बढ़ता चला जा रहा है, चाहे वो इंजीनियरिंग का लाइन हो या फिर वो डॉक्टरी का लाइन हो, पर औरतों के लिए मतलब मुस्लिम औरतों को नमाज के लिए, तरावी के लिए कोई जगह यहाँ पे नहीं है। पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी डॉक्टर नूर जमां सर का कि वो औरतों के लिए यहाँ पे एक मदरसा चला रहे हैं और वो एक मस्जिद भी मतलब बनाना चाहते हैं जिसमें औरतें जाकर तरावी पढ़ें, नमाज़ पढ़ें वहाँ पे, क्योंकि नमाज हम लोगों पर फ़र्ज़ है। नमाज के साथ साथ हम लोगों को तरावी पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है।
ताकि क्योंकि अलग अलग रह कर हम तरावी नहीं पढ़ सकते घर पे, ताकि एक साथ सारी औरतें यहाँ पे आए तो वो लोग तरावी पढ़े। और दीन इस्लाम की बहुत सारी बातें भी यहाँ पे बताई जाती है। नमाज़गाह बन रही है यहाँ, ईदगाह ये क्या बोलते हैं इबादत गाह भी बन रही है यहाँ पे। तो हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि नूरजमां सर जो है हमारे लिए मतलब इतना बड़ा काम कर रहे हैं। जिले की डीएफओ ममता प्रियदर्शी ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अनूठा पहल किया है, जहां ग्रामीण इलाकों में पेड़ों एवं जंगलों को संरक्षित रखने हेतु पेड़ों को राखी बांधी गई और उन्हें संरक्षित रखने का संकल्प लिया गया। बहरागोड़ा प्रखंड के कदमडीहा वन क्षेत्र में राखी महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां आम एवं खास लोगों ने मिलकर पेड़ों की पूजा अर्चना की, साथ ही उन्हें राखी बांधकर उनके संरक्षण का संकल्प लिया। इस दौरान क्षेत्र के विधायक समीर मोहंती, डीएफओ ममता प्रियदर्शी समेत तमाम वन विभाग के अधिकारी एवं स्थानीय ग्रामीण शामिल रहे। सभी ने पेड़ों की पूजा कर राखी बांधी। सभी ने इस दौरान वनों एवं पेड़ों को संरक्षित रखने का संकल्प भी लिया। डीएफओ ममता प्रियदर्शी ने कहा कि ये राखी इस बात को हमेशा याद दिलाएगी कि हमने इन पेड़ों को संरक्षण का संकल्प लिया है और तभी जाकर हम मानसिक रूप से हमेशा इनके संरक्षण की दिशा में कार्य करेंगे। आज सबसे पहले मैं 74वां वन महोत्सव के अवसर पे सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी। साथ में रक्षाबंधन का भी कार्यक्रम किया गया है। आज के समय में केवल पेड़ को लगाना जरूरी नहीं है, पेड़ों का संरक्षण भी आवश्यक है। इसीलिए रक्षाबंधन का कार्यक्रम किया गया है। इसमें हमने संकल्प लिया है कि जिस तरह भाई अपनी बहन की रक्षा करता है और बहनें बड़े प्यार से उनकी कलाइयों पे राखी बांधती है, उसी प्रकार आज हमने इन पेड़ों पे रक्षा सूत्र बांधा है और संकल्प लिया है कि इन पेड़ों का संरक्षण करेंगे और इन्हें किसी भी हालत में कटने नहीं देंगे, इन्हें संवर्धित करेंगे। वर्ष 1974 को देश भर में हुए जेपी आंदोलन के तहत जमशेदपुर में शहीद हुए तीनों छात्रों के शहादत की याद में साकची शहीद चौक में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन जेपी युवा छात्र संघर्ष मोर्चा के द्वारा किया गया, जिसमें उस वक्त के आंदोलनकारी भी शामिल हुए। बता दें, हर वर्ष इस स्थान पर सभा का आयोजन कर आंदोलन में शहीद हुए जमशेदपुर के 3 आंदोलनकारी छात्र प्रणव मुखर्जी, राजीव रंजन एवं मोहम्मद मोहसिन को श्रद्धांजलि दी जाती है। आज ही के दिन यानी 18 जुलाई 1974 को ये घटना साकची स्थित शहीद चौक में घटित हुई थी। यहाँ आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उस वक्त के आंदोलनकारी भी शामिल हुए। सभी ने मिलकर स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि व्यक्त की। आंदोलनकारी संतोष अग्रवाल बताते हैं कि इस शहीद स्थल पर शहीदों के सम्मान में शहीद स्मारक बननी चाहिए, इसके लिए वे भी प्रयासरत हैं। वहीं कार्यक्रम के आयोजनकर्ता सह मोर्चा के संयोजक संजीव आचार्य ने कहा कि लगातार प्रशासन से लेकर राज्य सरकार तक उनके द्वारा शहीद स्मारक बनाने की मांग रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि अगले साल आंदोलन का 50वां वर्ष पूर्ण हो जाएगा और उससे पूर्व किसी भी हालत में यहाँ शहीद स्मारक का निर्माण किया जाना है। अगर प्रशासन इस पर पहल नहीं करती है तो मोर्चा खुद से ही यहाँ शहीद स्मारक का निर्माण करवाएगी और इसके लिए उन्हें लाठी डंडे भी खानी पड़े तो उसके लिए भी वे तैयार हैं। 18 जुलाई हमारे पूर्व वक्ता आदरणीय संतोष अग्रवाल जी, सुरेश दत्त पांडे जी ने कहा कि उन लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा था। जयप्रकाश जी के साथ कदम से कदम मिलाकर जयप्रकाश जी तो नहीं रहे, क्योंकि उनकी अगुवाई मार्गदर्शक आज हम लोग के बीच मौजूद है। ये 18 जुलाई जिस आंदोलन से देश के सर्वमान्य प्रावधान पे हमारे देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, झारखंड में भी पूर्व मुख्यमंत्री इसी आंदोलन से जुड़े हुए थे, अभी वर्तमान में विधायक भी इसी आंदोलन से। मैं मीडिया के माध्यम से जनप्रतिनिधियों को, जिला प्रशासन के साथ साथ टाटा स्टील के वरीय प्रबंधक से आग्रह करूंगा कि जमशेदपुर के इतिहास का एक ऐतिहासिक दिन जिन जगह छात्रों ने शहादत दिया था, व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे संपूर्ण क्रांति के नारा जयप्रकाश जी ने दिया था, क्या उन लोगों का स्मारक नहीं बनना चाहिए? मैं दूसरी जगह जहाँ जो भी बना है हम लोग उसका समर्थन किए हैं। अगर जिला प्रशासन नहीं सुनता है, जनप्रतिनिधि उदासीनता है, टाटा प्रबंधन उदासीनता है, तो हम लोग अपने स्तर से जिस तरह से पत्थरगड़ी किया गया है उसी तरह से पत्थरगड़ी करके जमशेदपुर की जनमानस को एकत्रित करके आगामी जो 50 वर्ष पूरा होने वाला है उससे पहले स्मारक और यहाँ जरूर बनाएंगे। इसके लिए चाहे जो भी हम लोगों को करना पड़े, जहाँ तक हम लोग को दौड़ना पड़े, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। इसी संकल्प के साथ हम लोग आज यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं।
आज के लिए बस इतना ही। कल हम नए खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।